गुरुवर प्रणाम। आप लोगों का सहयोग मेरे को सदैव उत्साहवर्धन मेरे उत्साह को बढ़ाता है, उत्साहवर्धन का काम करता है। मैं ऊर्जित महसूस होता हूँ कि आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। गुरुवर समय धीरे धीरे बहुत तेज़ी से निकल रहा है और चीज़ें अब शेप लेना चालू कर चुकी हैं। बहुत जल्दी सारी प्रक्रिया की घोषणा हो जाएगी। जैसा कि बिहार सरकार ने कहा है कि जैसे ही पंचायत चुनाव संपन्न होगा उसके बाद पहला काम शिक्षक नियुक्ति पे ही होना है। इसलिए समय कम है, आप अपनी थोड़े बहुत पढ़ाई की ओर अपना ध्यान लगाएं, थोड़ा समय निकालें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और देखें, सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, शुरू से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज जो श्रृंखला मैं शुरू कर रहा हूँ वो मूलतः बहुत सारे गुरुवर का था कि चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर थोड़े क्लास हो जाए। चाइल्ड साइकोलॉजी का फील्ड बहुत बड़ा है। मैं पहले ये बताना चाहूँगा इस क्लास में, उसके बाद फिर क्लास अपने रफ्तार से चलेगी। उस पर ढेर सारे एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे, ढेर सारी परिभाषाएं और सब कुछ मिलेंगे। आज ये चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर यानी बाल मनोविज्ञान के ऊपर एक ओरिएंटेशन क्लास है कि क्यों आपके भी मन में बार बार आता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्यों उचित है कि चाइल्ड साइकोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएं। तो अब मुझे लगता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी पे किसी किताब की बात पूछने से ज़्यादा बेहतर है कि आप सब न्यू कमर्स नहीं हैं, यानी आप सबके पास अच्छी खासी थाती है। वो थाती क्या है? अनुभव की। आप सभी अनुभवी हैं, एकदम से स्कूल कॉलेज से आके बच्चों के बीच नहीं जा रहे हैं। तो उस अनुभव से भी आपने देखा होगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी कहीं ना कहीं देश समाज वहाँ की मिट्टी का उपज है। अब जो पियाजे बोलता है, मोरिया मोंटेसरी बोलती है, या रशियन एडुकेशनिस्ट जो चर्चा करते हैं, बायस्की करते हैं, वह मनोविज्ञान जब मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ, जो गिसु भाई का मानना है, गिसु भाई बाल मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा नाम है। वो भारत का मोरिया मोंटेसरी हैं। उसी गुजरात में जन्म लिए थे जो जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और उनका बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में गिसूबाई का योगदान है, जबकि वो ट्रेंड टीचर नहीं थे। उसके बाद मतलब पूर्णतः शिक्षा को समर्पित एक दूसरा गांधी था तो गिसूबाई थे। उसके बाद टैगोर की भी कुछ धारणाएं हैं जो बहुत कुछ रूसो से प्रभावित है। रूसो बहुत बड़ा सोशल साइंटिस्ट है जिसका बहुत बड़ा योगदान है फ्रांस की क्रांति में, जिसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा। तो मैं अपने अनुभव से देखा कि मैं आप लोगों के लिए बहुत काम करता रहता हूँ और मेरी सहज रुचि भी है। तो मैंने क्या महसूस किया कि भारत के जो बच्चों के मनोविज्ञान है उस पे भारत के समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है, और खासकर विगत मतलब कुल मिला के आर्थिक उदारीकरण के बाद समाज के सारे नियामक बदले हैं, हिल गए हैं कई चीजें, और उसका सबसे बड़ा सफरर अगर उदारीकरण का कोई रहा है तो शिक्षा है और उसका जुड़वा स्वास्थ्य है। कहीं ना कहीं 90s के बाद सरकार इस दायित्व से अपने को मुक्त करती चली गई, और अच्छे अच्छे स्कूल, आप जिस बिहार में हैं वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। जैसे मैं पीछे भी वीडियो में कहा था कि मैं जिला स्कूल मुजफ्फरपुर से पढ़ा था, आधे हाई स्कूल आधा
बभनगांवा से, चूँकि मैं नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर था तो घर के बगल में बभनगांवा था, सीतामढ़ी जिले में बलभद्र उच्च विद्यालय। उससे पहले मैं बेलसन माध्यमिक विद्यालय में था। तो उस समय जो डेडिकेशन था, शायद बलभद्र महाविद्यालय में 400 बच्चे हॉस्टल में रहते थे, जबकि जिला स्कूल में 70, 75, 100 के अंदर रहते थे। लेकिन जो सिस्टम था वो आज इतने पैसे खर्च करने के बाद नहीं है। तो स्टेट कहीं ना कहीं एक मतलब एक गलत सांचे के तहत उन्हें लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत पैसा खर्च कर देना चाहिए। हालांकि आज सोशल सेक्टर को सोशल सिक्योरिटी के नाम पे बहुत सारे पैसे दिए जा रहे हैं, चाहे मुफ्त अनाज हो तब, भिन्न भिन्न प्रकार के पेंशन हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में एक छाया के अंतर्गत पलने लगा शिक्षा और स्वास्थ्य। और उससे क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात यह हो गई कि नैतिक शिक्षा एक ऐसा प्रोडक्ट देने लगा जिसमें नैतिकता का अभाव देखने को मिलता है। इस बाल मनोविज्ञान को समझना होगा, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई और उसको पाने के लिए हर कोई चाहता है जिसमें जो सामर्थ्य है। अब वो जो चाहता है और परिवार का जो अंतर्द्वंद है, जो दर्द है कि माँ एक साड़ी पहनकर, बहुत गरीबी झेलकर, पिताजी गरीबी झेलकर बच्चों को भेजते हैं, तो उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ता आ रहा है। यानी उन बच्चों की सोच में कहीं ना कहीं कैरियर का मतलब पैसा कमाना है, चाहे वो पैसा किसी भी रूप में मिले। तो उससे क्या हुआ कि पूरा सिस्टम फेल करने लगा। जिस नैतिकता की तैयारी अपने यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और छात्र बैठ के करते थे, जिन कहानियों की चर्चा होती थी, वो सारी चीज़ें पब्लिक स्कूल के नाम पे खत्म हो गई और एक अंधी दौर शुरू हुई। और उस अंधी दौर में बच्चों का सहज स्वभाव बदलने लगा, उनके खान पान बदलने लगे। लेकिन अब एक दिनचर्या देखिए कि आपका बच्चा पहली क्लास में जाता है तो उसको एक मेनू दिया जाता है कि लंच में ये लेके आएगा। उसमें आधी चीजें उस भौगोलिक परिवेश की नहीं होती है। ब्रेड बटर हमारे समाज की चीज़ नहीं थी। ब्रेड बटर, जैम, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मैं बारीकी से देखा है। कभी फ्रूट डे डिक्लेयर कर देंगे, जैसे दिल्ली में उस दिन बच्चे फ्रूट लेके जाते हैं। वो सारे बाजार के वो फ्रूट है जिसके पौधे को भी नहीं देखा है। लेकिन एक गांव में जब बच्चा बड़ा होता था तो सीजन दर सीजन बड़ी चाहत रहती थी गर्मी की छुट्टी की कि आम खाने का मौका मिलेगा, आम के बागीचा को देखना, समझना। उससे एक पूरा वातावरण बनता था। और फ्रूट का मतलब ये नहीं था कि रेगुलर कुछ मिल रहा है। रेगुलर के नाम पे केला, पपीता। तो उन सारी चीज़ों से पैसा इतना जुड़ गया और बच्चों के मनोविज्ञान को प्रभावित किया है। कहीं ना कहीं बच्चे लालची हो गए हैं, जो उनका सहज स्वभाव है, लालच बच्चों में। लेकिन उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व में लालच आ गया। कहीं ना कहीं दूसरे की चीज़, जैसे पेंसिल उठा के चल देना, रबड़ उठा के चल देना, ये क्या बता रहा है? किसी का छूट गया कुछ ले लेना। एक गणवेश की जो ये परंपरा है ड्रेस का, उसमें इतना महंगा हो गया ड्रेस, तो सहजता जाती रही। हालांकि गणवेश का मतलब बहुत ही समाजवादी है कि अगर एक भी कपड़ा है तो चिंता नहीं है कि वो गणवेश पहन के आ रहा है, सब एक जैसा पहन के आ रहा है। लेकिन उसके आड़ में जो खेल हो गया वो गलत है। चीज़ें बहुत चली थी। तो मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे बच्चे बहुत प्रेशर में रहते हैं। खेल के सामान हो गए, इतने महंगे हो गए, क्रिकेट या कुछ भी इतना बोलबाला टेलीविज़न पे हो गया। और इन सारे मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के शिथिल पड़ने से
या उसके प्रतिरूप में परिवर्तन आने से क्या हुआ कि जो प्रोसेस होना चाहिए समाज के अंदर, कि कोई भी समाज तब आगे बढ़ता है जब उसके अंदर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया होती है। आज भी पश्चिम हमसे आगे क्यों है? केवल एक कारण से कि उसके अंदर जब दुनिया के इतिहास पे मैं नज़र डालता हूँ तो 1500 ईस्वी तक, 1500 से 1600 ईस्वी तक, 1700 तक कर सकते हैं, यानी भारत में मुगलिया दौर तक जो भारत संपन्नता थी जो भारत में, वो कहीं नहीं थी दुनिया में। यानी 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है यूरोप के लगभग सब बड़े देशों में, तो उसी में से एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो हमारे यहाँ आई, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई। आज़ादी तक 3 लोग हमारे यहाँ रहे। डच तो पहले खदेड़ दिए गए, पुर्तगाल रहा जो गोवा और दमन दीव के इलाके में, फ्रांस कलकत्ता का बंगाल का जो कुछ पार्ट है, चंद्रनगर और पांडिचेरी तक रहा, और अधिकतम जगह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ये देखते हैं कि दुनिया में लगभग दुनिया के जीडीपी का 22% भारत का था 1600 ईस्वी में, यानी 17वीं शताब्दी में। इंग्लैंड का 1.8% था। लेकिन क्या कहाँ हम पहुँच गए कि आज विश्व के जीडीपी में हमारा योगदान कुछ भी नहीं है? ऐसा क्यों हुआ? तो पश्चिम एक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा, उनमें एक पुनर्जागरण हुआ। जो भी रोमन एम्पायर को याद किए, वो अरिस्टोटो उनके बहुत बड़े मार्गदर्शक रहे, मतलब पूरा पीढ़ी सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तक की बातें आई। तो उस बात में क्या अंतर दिखता है? तो अगर तर्कशास्त्र की भाषा में बात करें तो पश्चिम की सोच को अरस्तु ने सेटल किया और उसको डिडक्टिव बना दिया। यानी तर्कशास्त्र में 2 चीज़ पढ़े होंगे, आगमन और निगमन। निगमन डिटेक्ट करना, लाइफ में फालतू चीज़ों को जीवन से निकाल देना, ये डिडक्टिव रीजनिंग है, जिसपे IAS तक में सवाल पूछे जाते हैं। और पहला इंडक्टिव है, किसी चीज़ को अपने में पहले शामिल करना। तो हमारी जो पूरा दर्शन परंपरा है, बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो वी आर वेरी इंडक्टिव टिल दैट, और डिडक्टिव रहे, चीज़ों को हटाते गए। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर पैदा हुआ जो इमोशनल थिंकिंग के ऊपर भारी पड़ा। हम भावना से सोचते हैं, वो भावना से नहीं सोचते हैं, प्रैक्टिकल। उसी का परिणाम हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में सारे साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियल हो गया। तो सारे जब विज्ञान की किताब में आप रटेंगे, आपको भी रटना पड़ेगा आविष्कार और आविष्कारक, तो एक भी नाम आपको पूरे एशिया से नहीं मिलेगा। चूंकि क्रिटिकल थिंकिंग के चलते ऐसा हुआ, और जीके में आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ नहीं हुआ, ये बहुत सोच की बात है। ये कौन सा मनोविज्ञान था? तो कि उसके बच्चे जब केतली कांप रहा है तो उसका बच्चा पूछ रहा है माँ से क्यों कांप रहा है। वो जेम्स वाट है, जिसकी मतलब उस सोच ने दुनिया को बदल दिया, वाष्प इंजन आ गया। लेकिन आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ केतली, चाय गर्म होगा तो वाष्प निकलेगा, केतली कांपेगा, तो लोग उसको कहेंगे भूत है, ये है, वो, मतलब डिफरेंट है। ये थिंकिंग को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मॉडर्नाइजेशन हुआ, आधुनिकीकरण, की क्या सही है क्या गलत है। हमारे यहाँ क्या हो गया कि हम पश्चिमीकरण का स्पीड बहुत फास्ट है, आधुनिकीकरण आज भी बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। और पश्चिमीकरण ने क्या कर दिया, नकलची बना दिया। पश्चिमी में औद्योगिक क्रांति के साथ सिंपल सी बात है कि जीन्स जो पहनते हैं वो
उसकी खोज हुई। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बात है कि महीनों पहने रहें तो वो गंदा नहीं लगता है, ऑड नहीं माना जाता है। लिबरस पहनते थे महीनों, फट भी गया, घिस भी गया, कोई बात नहीं है, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। उनके पास समय नहीं था। पहले 12-12, 14-14 घंटे इंडस्ट्री में काम करने पड़ते थे। जैसे जैसे उनमें आधुनिकीकरण हुआ, वर्किंग आवर घटता रहा, मार्क्सवाद का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। और आज मैं गांव में जाता हूं, बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी जीन्स पहनते हैं। उनके लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन पहनते हैं। क्या है, इतना बड़ा मार्केट जीन्स का कैसे खड़ा हो गया? कहाँ गए हमारे वो कपड़े जो थे? किसी जगह टीवी सीरियल देखना, न्यूज ना देखना, जो काम की चीज़ है उसको ना देखना। डिस्कवरी जैसा चैनल है, नेशनल ज्योग्राफी जैसा चैनल है, वो नकल करना, वो बिंदी लगाना। मैं एक बार मेरी वाइफ बता रही थी कि मेरी बहनें हैं जो किसी अभाव में नहीं पढ़ सकी, लेकिन वो कुछ मेकअप कर रही थी, तो मेरी धर्मपत्नी जी ने उसको दिया कि इसमें से कुछ यूज करो, हटा दी। बोले हम लोग तो ब्रांडेड करते हैं। अब उसको पता ही नहीं, उस बच्ची को, कि ब्रांडेड कैसे बनता है। ये उसके मनोविज्ञान को ही बदल दिया कि अगर कोई चीज़ ब्रांडेड है तो उस ब्रांड बनाने में कितना पैसा लगता है। तो वो चीज़ अगर हमारा स्थानीय चीज़ है, आज भी गांव में बहुत बढ़िया शहद 120 से 140 रुपये मिल जाता है, बहुत बढ़िया शहद। ये अलग बात है कि थोड़ा उसमें मोम की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसे ऐसे शहद आ गए हैं बाजार में जो 5,000 रुपये में मिलते 1 किलो। क्या अंतर है? उसको लोग खा रहे हैं और कहते हैं अमेरिका से बना है तो इसमें पॉल्यूशन फ्री है, पॉली फ्री, मतलब दुनिया भर की बातें। ऐसी 2 कंपनियां हैं जो बेचती है। उसके बाद हमारे कुछ प्रचार अलग हैं और बहुत सारे अपने यहाँ के हैं। कोई भी 700, 800, 1000 रुपये बेच रहा है, तो क्या है? उसकी ब्रांडिंग है, उसकी मार्केटिंग है। तो वो सारे मनोविज्ञान को वो झकझोर रहा है, और सबका प्रतिफल क्या है? नीचे से लेकर ऊपर तक नैतिकता समाप्त, मॉरल क्राइसिस में पूरा सोसाइटी जी रहा है। उस संकट को समझने के लिए, उस दृष्टि से आपको मनोविज्ञान अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत दिन नहीं पढ़ना पड़ेगा। गुरुवर 500 क्वेश्चन दे दूंगा, आप आंसर कर दोगे, आराम से कर दोगे। उसका की मास्टर की आपको थमा रहा हूं कि कोई भी मनोविज्ञानिक जो इतनी मोटी मोटी किताबें एजुकेशन साइकोलॉजी पे लिखी गई है, बहुत काम हुआ है एजुकेशन साइकोलॉजी, शानदार काम हुआ है, लेकिन वो सारे काम में रिफ्लेक्शन सोसाइटी का है, डेवलपमेंट का है, उसी के बाई प्रोडक्ट के रूप में बच्चा है। कोई भी मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक ये मानने को तैयार नहीं है कि बच्चे के पर्सनालिटी में 6 साल के बाद कोई डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट नहीं होता, एड ऑन होता है, जुड़ता चला जाता है, चीज़ें जुड़ती चली जाती है। जब 6 साल के बच्चों में पर्सनालिटी का पूरा डेवलपमेंट होता है तो 6 साल तक की जिम्मेवारी किसके पास है? हालांकि अलग बात है कि नई शिक्षा नीति में एक बहुत अच्छी बात आई है कि पहली बार 2.5 साल से 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए सोचा गया है, और उसके लिए अलग से कोर्स, करिकुलम सब व्यवस्था की गई है, जो मैंने पीछे किसी क्लास में चर्चा किया था और आगे भी करेंगे। तो ये देखिए कि 6 साल तक की जिम्मेवारी समाज की है, सोसाइटी की है, परिवार की है, और चूंकि उस समय तक बच्चा या प्ले स्कूल जाता है 3 घंटे 4 घंटे, तो उस प्ले स्कूल की है। अब प्ले स्कूल में ढेर सारे बच्चे हो जाते हैं, आया के हवाले हैं, आया उसके टिफिन में से अच्छी चीज खा जाती है, उसके टॉफी को खा जाती है, दिल्ली में कुछ ना कुछ उसको ठग लेती है, तो उस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इस दृष्टि से उस बाल मनोविज्ञान को देखने की बहुत जरूरत है, नैतिकता की दृष्टि से। जैसे ही आप देखेंगे सारे थ्योरी आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत रटने की जरूरत नहीं, कभी रटे होंगे आप। मैंने भी इसको देखा कि थ्योरी में एक इंटरनल डायनामिज्म है, एक आंतरिक गतिशीलता है। वो आंतरिक गतिशीलता को ईंधन कौन देता है? तो उस आंतरिक गतिशीलता को बाह्य परिवेश ईंधन देता है, और उसी से बाल मनोविज्ञान बनता है। अब शहरी समाज के बच्चे और
धूर देहाती समाज के बच्चों में बहुत अंतर है। जैसी सोसाइटी होगी, इसीलिए रसियन वैज्ञानिकों ने या रसियन शिक्षाविद जितने हुए हैं, उन लोगों का फोकस था कि एक जैसा अगर सोसाइटी देंगे और एक जैसे कम्यून में शिक्षा देंगे। बहुत रूस का बहुत बड़ा योगदान है कार्ल मार्क्स के विचार का कि शिक्षा पे सबसे ज़्यादा काम किया। वहाँ शिक्षक सबसे ज़्यादा स्वतंत्र थे। वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों का आदेश था कि जब भी कोई शिक्षक मिलना चाहे उसे रोक नहीं सकते। उन लोगों ने बहुत काम किया 60-70 साल तक। तब रूस इतना आगे टेक्नोलॉजी में बढ़ गया था। सबके ऊपर वो अलग बात है, राजनीतिक मुद्दा है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। लेकिन उस जमाने के पूरे शिक्षा के दस्तावेज को देखने के बाद लगता है अल्टीमेट किया था रूस। उसके पीछे क्या कारण थे? बस यही कारण थे कि एक परिवेश में एक क्लास आर्थिक बनाकर बच्चों के ऊपर काम किया गया था, जो एक बहुत मजबूत नेशन का निर्माण किया उसने, जहाँ उसकी 3 पीढ़ियाँ अच्छे से रही। तो चलिए गुरुवर, फिर आगे और बातें होंगी। और नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी जुड़ें। बहुत जल्दी ये सारे क्लास आपको, मुझे लगता है कि 8 दिन के अंदर सारी क्लासें वो चली जाएंगी। बहुत आपकी सुविधा के लिए आप ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से और ऐप पे अपने मतलब का क्लास देखिए और कीजिए, क्योंकि आपका क्लास तो निःशुल्क है। धन्यवाद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.